स्वागत है सबका आज के स्टडी विद सोनिक के सेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं या फिर आज हम खुद को बताने वाले हैं कि भैया फ्रॉइड का अपना डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जिसके बेस पे आगे जाके फ्रॉइड की ही डेवलपमेंटल थ्योरीज बनी और उनका ईड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट बना और उनके साइको एनालिटिक फील्ड बना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बचपन से लेके बुढ़ापे तक निकलते हैं। परफेक्ट। सो फ्रॉइड जो हैं वो फ्राइबर्ग मोराविया इस जगह पैदा हुए। उनकी जो माताजी थी उस टाइम वो 20 साल की थी, उनके जो पिताजी थे वो 40 साल के थे। पिताजी की पहले ही शादी हो रखी थी और पिछली शादी से उनके 2 लड़के हुए थे जो फ्रेड के 2 बड़े भाई थे। परफेक्ट, नॉट सो परफेक्ट बट या उस टाइम में इट वर्क्स। सो फ्रेड के जो पिताजी हैं वो मूल मर्चेंट हैं। ठीक है, ये पुरानी बात चल रही है अभी। और उनका जो कारोबार है वो अच्छा चल नहीं रहा है, तो घर में गरीबी है। गरीबी के चलते 2-3 बार घर भी बदलना पड़ रहा है। ठीक है, पहले लेप्जिग से जब 4 साल के फ्रेड है तो वीना चले गए। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे जो है वो इस फैमिली की किस्मत पलटने वाली है पापा। वो क्या है कि फ्रॉइड वो है रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जिसके रहते घर वालों ने इनको ऑयल लैंप दिलवाया हुआ है। बाकी सारे भाई बहन जो हैं भैया वो पढ़ रहे हैं आपका मोमबत्तियों से, फ्राइड के लिए स्पेशली ऑयल लैंप आया हुआ है, ये बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ भैया कि भाई फ्रेड को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो वही माता पिता क्या बोलेंगे, भैया एक काम करे इस बच्चे को तो डॉक्टर बनाओ। तो वही हुआ, फ्रेड को भेज दिया गया मेडिकल स्कूल। और फ्रेड ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस की, इन्होंने रिसर्च वर्क किया। ठीक है, पहला पहला उनका रिसर्च वर्क जो था वो था पेट्रोमैजोन नाम की एक मच्छी थी जिसकी स्पाइनल कोड पे उनको रिसर्च करनी थी। पेट्रोमाइजोन, रिमेंबर इट, आ सकता है। सो उसके बाद बिटवीन द एज ऑफ 26 to 35 फ्रॉइड ने इस फील्ड में और डिस्कवरियां की और अंदर तक घुसे, और कर करके उनको न्यूरोलॉजी थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई। उसी के रहते एक बार उनको पेरिस में एक लेबोरेटरी बुलाया गया जहाँ पे एक चारकोट नाम का इंसान था। ठीक है, अब चारकोट जो थे वो सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे अबाउट अ टर्म कॉल्ड हिस्टीरिया। हिस्टीरिया समझते हो बाबू? हिस्टीरिया मतलब आपके अंजर पंजर ढीले होंगे, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे वो टेस्ट करेगा, टेस्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेड का फर्स्ट वर्क स्टार्ट होता है अब हिस्टीरिया पे, जहाँ पे ब्रोयर नाम का, जोसेफ ब्रोयर नाम का एक इंसान है जो उनके साथ जुड़ चुका है। ठीक है, अब जोसेफ ब्रोयर जो है वो हिप्नोसिस के अंदर है। तो एक पहली वोमेन उनके पास एना ओ करके आई, फ्रेड के पास नहीं, ब्रोयर के पास, जिन पे उन्होंने हिप्नोसिस किया। और वहाँ से उनको लगा कि भैया ये जो हिस्टीरिया हो रहा है वो इस वजह से तो नहीं हो रहा कि उनके दिमाग में कुछ छुपा हुआ है पीछे, कुछ रिप्रेस्ड है। ठीक है, इमोशन, विशेज, इच्छाएं, कुछ भी। ठीक है, और क्या पता ये जो ब्लॉक्ड ऑफ एनर्जी है ये फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो रही हो सकती है। यहाँ से शुरुआत हुई है फ्रॉइड के करियर की, जहाँ से फ्रॉइड एक एक चीज अब निकालेंगे। और सबसे ज्यादा तगड़ा क्रेडिट इस करियर के अंदर आने वाली पहली औरत को मिलता है, जिनका नाम है एलिजाबेथ वॉन आर एलिजाबेथ। अब इन दीदी को क्या हो रहा था कि इनकी जो थाइस है उसमें दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये दर्द अब ज़्यादा हो रहा है जैसे ही उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी तरफ उनको एक अलग से सिंपथी फील हो रही है। ठीक है, जो कि फैमिली में या फिर सोसाइटी में अलाउड नहीं है बाबा। ठीक है, तो हुआ ये कि कुछ वक्त पहले जो एलिजाबेथ वॉन आर एलिजाबेथ है, इनकी जो बहन है, उनकी डेथ हो गई। ठीक है,
तो फ्यूनरल पे बुलाया गया। अब वहाँ क्या हुआ कि एलिजाबेथ को अचानक से ख्याल आ रहा है कि भैया यार मेरी बहन जो है वो तो अब नहीं रही, तो इसका जो पति था अब मैं उससे शादी कर सकती हूँ। जो कि ऑब्वियसली एक ऐसा थॉट है जिसको आप किसी को भी बोलोगे तो वो जूता मारेगा, ठीक है। इवन खुद को भी बोलोगे तो लगेगा कि यार क्या गलत सोच रहा हूँ इंसान, ठीक है। The specific words that came to her mind was now he is free and can marry me. So as expected it was totally unacceptable, तो उन्होंने क्या किया इसको पीछे अनकॉन्शियस में फेंक दिया, ठीक है। जिस वजह से वो चीज़ अब कन्वर्ट होके उनके फिजिकल सिम्टम में आ रही है। तब काफ़ी घंटों ये चली मशक्क़त, साइकोएनालिटिक वर्क हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये जब चीज़ें उनकी कॉन्शियसनेस में आई तो इवेंचुअली जब उनको अवेयरनेस हो रही है अपनी फीलिंग्स की, ठीक है, और उसके बाद की एक्सटेंट कितने हद तक वो उनको एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनके बॉडीली सिम्टम गायब होने लग गए कि था इसका दर्द ठीक हो गया। पेशेंट के और मिशन अकॉम्प्लिश्ड। माफ कीजिएगा इधर उधर चला जाता। सो इन फ्रॉइड्स वर्क विद एलिजाबेथ एंड मैनी अदर पेशेंट्स, हिप्नोसिस उन्होंने यूज नहीं किया। वो ब्रॉयड की टेक्निक थी भैया, फ्रॉइड भाई अलग है। उनका मानना है कि हिप्नोसिस जो है उसके अंदर लिमिटेशन बहुत है भाई। कैसे लिमिटेशन? कि भाई पहला ये तो कुछ ही पेशेंट के साथ हो सकता है, सब पेशेंट के साथ नहीं हो सकता, और इसके जो क्योर निकलता है वो टेम्परेरी है। आगे जाके कोई ना कोई चीज़ निकल आई तो क्या होगा, फ्रॉइड का मानना ही है। तो उन्होंने अपना खुद की खोज निकाली, अपनी दुकान खोली जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री एसोसिएशन, ठीक है। जिसमें पेशेंट को बोला जाता है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी दुनिया का एकदम आए मेरे को बताओ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंस बने ना बने, बताओ, ठीक है। इस प्रैक्टिस के अंदर वो पेशेंट को एक काउच पे बिठाते थे, खुद पीछे रहते थे ताकि पेशेंट उनका एक्सप्रेशन जज ना कर पाए और अपने अंदर दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो बक दे। यहाँ से साइको एनालिटिक फील्ड की शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रैड जो है उन्होंने फ्री एसोसिएशन की, ठीक है, बट पेशेंट जो है वो रेजिस्ट करेगा। पेशेंट जो है सोसाइटी उसके लिए सोसाइटी है जो जज कर रही है, लेकिन फ्रॉइड भी तो सोसाइटी का हिस्सा है। क्या पता वो भी जज करे तो उसको कुछ कैसे बता सकता है पेशेंट, ठीक है। तो इस इंटरप्शन को कि अपना टॉपिक चेंज कर दिया, ये बात कुछ और करने वाला था लेकिन डर गया भैया, नहीं 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 ये अच्छी बात नहीं है बात करने में, तो उसने वो चीज़ बदल दी। तो इस इंटरप्शन को बोलते हैं फ्रॉइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कैसे डील करना है वो आगे फ्रॉइड देखने लग गए, ठीक है। फ्रॉइड ने क्या बोला है इस मामले की, जो माइंड है इट इज विद वॉर विद इटसेल्फ, ठीक है। और हमारे जो सर्टेन विशेज हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं, एथिकल नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी रिप्रेस होके हमारे बीच में बाधा बन रही है। हिस्टीरिया न्यूरोटिक पेशेंट खाली ये नहीं, कई सारी अलग अलग टाइप की न्यूरोसिस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कई सारी भयंकर बीमारियां जो थी वो इसी वजह से हो रही थी, फ्रॉइड ने ही देखा, ठीक है। साथ ही में आगे जाके फ्रॉइड और ब्रेयर ने एक बुक भी पब्लिश कर दी जिसका नाम था स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, ठीक है, जो कि क्लासिक थी साइकोएनालिटिक थ्योरी में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फ्रॉइड जो थे, तो ब्रोयर और फ्रॉइड ये अलग हो गए, ब्रेकअप, प्रोफेशनल ब्रेकअप। रीजन रीजन बीइंग कि फ्रॉइड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थॉट को लेके जा रहे थे सेक्सुअल मोड पे, ठीक है। Freud was very increasingly finding that the central emotions that hysterics blocked from awareness were sexual ones. और ब्रॉयड ने क्या कहा कि भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, गलत बात है ऐसी बातें करना,
ठीक है। मोर ओवर द सेक्सुअल पार्ट, ठीक है, वो और उसके रिजेम्बलेंस में सारी की सारी साइंटिफिक अपनी कम्युनिटी बनना, वो ब्रॉयड को पसंद नहीं था। तो ब्रॉयड ने क्या किया कि भैया फ्रेड को छोड़ दिया और अपना अलग एरिया खोल लिया। ठीक है। कई सारे थ्योरिस्ट आए जिन्होंने फ्रॉयड को मना किया कि नहीं भैया ये सही नहीं। कई सारे थ्योरिस्ट ने कहा कि भी फ्रॉयड तो गलत कर रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रॉयड भाई रुकने का वाले थे। तो जैसे जैसे काम चला, पेशेंट्स जो थे अब वो क्या कर रहे थे, अपनी जो मेमोरीज थी पास्ट की, मतलब चाइल्डहुड की, वो सामने लाने लग गए थे। ठीक है। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स जो थे वो उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया हुआ है, या फिर लेटेस्ट से कि भाई चाइल्डहुड के अंदर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उनके साथ। तो वो सारी चीज़ें फ्रेड ने सुना, फ्रेड को मजा आ गया। फ्रेड ने कहा यही तो चाहिए था देखने को मेरे को। ठीक है। तो 1897 में, ठीक है, उन्होंने एक नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चालू की। उन्होंने कहा भैया सेक्सुअल देख रहा हूँ चीज़ें, मैं पास देख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, मैं सब सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, कि कुछ मेरे साथ ही तो लफड़ा नहीं है। 1897 में इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया सेल्फ एनालिसिस। क्यों? क्योंकि फ्रॉयड के साथ भी लफड़े हो रखे हैं बाबा। क्या हुआ है? मोटिवेटेड बाय द डिस्टर्बेंस। कौन सी डिस्टर्बेंस? कि उनके पिताजी की मौत हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही ड्रीम्स, अपनी ही मेमोरीज, अपने ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को देखना चालू किया, उन्हीं के एनालिसिस चालू की। ठीक है। और उनको कंफर्मेशन वहां से मिली कि चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी जो है वो ग्रेटेस्ट इंसाइट वाली चीज है। और वहां से उन्होंने एक चीज को, मतलब एक चीज की डिस्कवरी भी की। गेस व्हाट? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। यस। फ्रॉयड को था कि भैया जो मेरी पेरेंट है अपोजिट सेक्स के, उनकी तरफ अगर मुझे 3 साल के अंदर, जो यूजुअली वो कहते हैं कि हर इंसान को ही होता है उस एज में, तो हर इंसान सेक्सुअल प्रेफरेंस डेवलप करता है टू द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स। ठीक है, इन द फैलिक स्टेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो उन्होंने यहाँ से वो चीज़ की खोज की है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वहाँ से उसके बाद आगे आके बने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900s में। ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गई, सारी बातें हो गई हैं। ठीक है। लेकिन एविडेंस कहाँ से लाऊं? अपने ऊपर चीज़ें करके हमने देख तो लिया कि भाई हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, बट थ्योरी उसके बेस पे तो नहीं बन सकती ना। तो अब एविडेंस ढूंढने की बारी आई। ठीक है। कुछ कॉलिग्स ने उसके बिलीव किया फ्रॉइड के, कुछ कॉलिग्स ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला ये सेक्सुअलिटी तो प्यूबर्टी के बाद से शुरू होती है। ठीक है। लेकिन फ्रॉइड कह रहा था कि भाई जो बच्चे हैं प्यूबर्टी से छोटी एज में, ठीक है, उनमें भी होती है। इन सब के बीच में फ्रॉइड एक टाइम पे कम्प्लीटली आइसोलेट हो गए थे। ठीक है। और इवन एक इंसान ने, जिनका नाम है जॉन्स, उन्होंने अपने पेपर पब्लिश जो है ना, उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अबाउट फ्रॉइड। He said that God knows what kind of beast will creep. At times, Freud was unable to think or write. He experienced an intellectual paralysis such as I have never imagined. So just imagine करो फ्रेड कितना बड़ा थिंकर रहा होगा। ठीक है, कितनी ज़्यादा गहरी सोच में हो गया होगा, पूरा आइसोलेट हो गया। ठीक है, सोचते ही जा रहा है अपने ही बारे में, या फिर अपने बारे में नहीं तो पेशेंट्स के बारे में, या फिर अनकॉन्शियस थॉट तक के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब 1901 आ गया, फ्रॉइड 45 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है।
अब जो नए फील्ड के अंदर लोग आ रहे हैं, यंगर साइंटिस्ट जो आ रहे हैं, राइटर्स जो आ रहे हैं, वो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। कौन से साइंटिस्ट जो खुद इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव हैं फ्रॉइड के, या फिर लगा लो खुद ज़्यादा सोचते हैं अबाउट हाउ डेवलपमेंट हैपन्स, हाउ साइकोलॉजी हैपन्स। ठीक है, उनमें से फ्रॉइड के अर्ली डिसिपल्स एल्फ्रेड एडलर और कार्ल यंग, ठीक है, इनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे एक दिन। ठीक है, ये भी फ्रॉइड के साथ जुड़े और काफ़ी वक्त तक काम किया। इवन एल्फ्रेड एडलर के तो फ्रॉइड ने एज अ बेटा भी क्लेम किया था अपना, लेकिन उसके बाद वो इवेंचुअली दे ब्रोक अप, क्योंकि फ्रॉइड जो थे वो सेक्सुअली कमिटेड थे कि भैया मेरे को तो सेक्सुअल थिंग पे ही वर्क करना है। इस सब का नतीजा पता है क्या हुआ? फ्रॉइड का जो अंत था वो इतना प्यारा नहीं था। फ्रॉइड कंटिन्यूड टू डेवलप, ठीक है, बट लास्ट 16 ईयर्स जो फ्रॉइड के थे वो बहुत गंदे गए थे। पहली बात, उन्हें जॉ का कैंसर हो गया था। ठीक है, ऑल्सो इन 1933 जो नाजीज थे, दे बर्न्ड ऑल हिज बुक्स बर्लिन में। ठीक है, 1938 में उनको वीना छोड़ना पड़ा, जहाँ पे पूरी उम्र निकाली उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पे जाके वीना से निकल के लंदन जाके उन्होंने अपना लास्ट ईयर निकाला, जहाँ पे उनकी सारी बुक्स जल चुकी हैं बर्लिन के अंदर। उनको जो का कैंसर हो चुका है और 83 की एज पे उनकी मृत्यु हो गई। दैट्स द एंड ऑफ इट फॉक्स। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ मैंने कई जगह अपनी टंग स्लिप की है, मैंने कई जगह अपने वर्ड मिसप्रोनाउंस किए हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। सो आई होप मेरे साथ आपको भी इंसाइट मिली होगी, आपको भी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको भी एमसीक्यूज के लिए जो फुद्दू फुद्दू आते कि एज क्या थी, कौन जुड़ा कौन निकला, उसके लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। सो दैट्स इट, बाय बाय, हैव फन, लर्न साइकोलॉजी, बिकम गुड साइकोलॉजिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।